हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं पीएससी मेंस की पेपर 2 के पार्ट बी के यूनिट 1 को। ये टॉपिक हमारा इकोनॉमी का है। आज थोड़ी सर्वर का इशू है, इसलिए लाइव क्लास नहीं हो रही है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे यदि हम यूनिट की बात करें तो ये है इकोनॉमिक्स एंड सोशोलॉजी का, ये हमारा सेकेंड पेपर है। सेकेंड पेपर का पार्ट बी है, इसमें पहली यूनिट हमारी इकोनॉमी पे है। तो आइए डिस्कस करते हैं बेसिकली इसमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चन यूजली ज़्यादा पूछे आते हैं। तो भारत में कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के मुद्दे एवं पहल, तो ये बेसिकली तीनों सेक्टर कवर कर लिया है, लेकिन आमतौर पर कृषि में फोकस ज़्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अभी तक कृषि में फोकस हुआ है तो आपसे उद्योग क्षेत्र में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेक इन इंडिया प्रोग्राम काफ़ी चर्चा में इस समय है। तो पॉसिबिलिटी है कि आपसे उद्योग और सेवा क्षेत्र के बारे में पूछा सकता है। भारत में राष्ट्रीय आय गणना, तो ये तो एक मेथड होती है, 3 मेथड्स होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के व्यापारिक बैंकों के कार्य, तो व्यापारिक बैंकों के बारे में थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। इनके सामने जो चैलेंजेस एज ऑफ नाउ हैं, स्पेशली यदि हम बात करें एनपीए की बात करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, इनका फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है एंड दैट्स अ बिग चैलेंज फॉर स्पेशली कॉमर्शियल बैंक्स। तो इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी इकट्ठी कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। वित्तीय समावेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मौद्रिक नीति से क्वेश्चन यूजली बनते हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। अच्छी कर प्रणाली की विशेषताएं, तो यहाँ पे अच्छी कर प्रणाली क्या होती है इसके बारे में आपको एक जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश में इस तरह सिस्टम है कि जो ज़्यादा पैसा जो कमाता है उसको कम पैसे, उसको ज़्यादा कर देना है, जो कम पैसे कमाता है उसका कर का जो दर है वो कम रहता है। तो ये सिस्टम बेसिकली हमारे यहाँ है। तो ये अच्छी कर प्रणाली की विशेषता है। इसका नाम क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, प्रत्यक्ष कर एवं प्रत्यक्ष कर दोनों चीज़ें पता होना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो बजट होता है, बजट में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर से कहाँ से कितना रेवेन्यू क्रिएट होता है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। कई बार इस तरह से क्वेश्चन पूछे आते हैं एग्जाम में। सब्सिडी, नगद लेन देन, राजकोषीय नीति, तो ये राजकोषीय नीति काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लोक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को। और प्रेजेंट टाइम में इसमें लिखना कैसे है, क्योंकि पीडीएफ में जो चैलेंजेस होते हैं एज ऑफ नाउ, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां चुनौतियां, ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है पीएससी का, कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान प्रवृत्तियां क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। गरीबी, बेरोजगारी एवं क्षेत्रीय असंतुलन, तो ये भी सारी सब चुनौतियां ही बेसिकली हमारी अर्थव्यवस्था में है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना है ना। यहाँ पे गरीबी रेखा कितना है, तो गरीबी रेखा में ऐसा नहीं, सिर्फ कुछ कमेटीज़ की रिपोर्ट आपको पढ़ सकते हैं आप, जैसे कि तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है। पहले कैलोरी सिस्टम चलता था, 2400 कैलोरी गाँव का होता था, 2100 कैलोरी शहरों का था, ऐसा एक लिमिट बना हुआ था। लेकिन बाद में तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट आई, फिर उसके बाद में तेंदुलकर के बाद रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसी चीज़ों को आप थोड़ी सी देख सकते हैं। हालांकि तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट को ही एज ऑफ नाउ हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यदि किसी और कमेटी की रिपोर्ट को आप मानते हो तो फिर वहाँ पर आपके सामने चैलेंज ये आता है कि फिर गरीबी रेखा का जो लिमिट है बढ़ जाएगा। दैट इज गोइंग बी चैलेंजिंग। इवनली वर्ल्ड बैंक का गरीबी रेखा का क्या लिमिट है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वर्ल्ड बैंक का कितना है, वर्ल्ड बैंक का वैसे प्रेजेंट टाइम में $1 है। कितना है, $1 है, याद रखना। लेकिन $1 जो है, $1 है कि आई थिंक बढ़ा दिया गया थोड़ा सा, इसको देखना पड़ेगा एक बार मेरे को। लेकिन ये पर्जिंग पावर पेरिटी में है, क्रय शक्ति विनिमय में है, तो भी आप ध्यान रखना। एक से कुछ ज़्यादा है शायद, इसको एक बार देख लीजिएगा। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं भुगतान संतुलन, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विदेशी पूंजी की भूमिका, तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, ये तो बहुत ही फेमस टॉपिक है, इससे अक्सर क्वेश्चन पूछा आता है कि हमारे देश में किस कंट्री से सबसे ज़्यादा एफडीआई आ रही है, उसका सीक्वेंस पूछा सकता है कि टॉप 5 कंट्रीज़ कहाँ कौन कौन सी हैं जहाँ से एफडीआई हमारे देश में आता है। आयात निर्यात नीति, ये इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, विश्व व्यापार संगठन, आसियान, सार्क, नाफ्टा, ओपेक के बारे में लिखा हुआ है। हालांकि बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पूछा कम ही जाता है, लेकिन फिर भी आप पढ़ के जाएगा, जिससे कि इनकेस पूछ लिया जाए 3 मार्कर में तो आप बड़े आराम से लिख पाएँ। आज हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्वेश्चंस दिए गए थे, व्हाट इज ई नैम स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट पे क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से। ई नैम योजना क्या है, जीएसटी क्या है, जीएसटी पूछा गया था। भारत में गरीबी रेखा के नीचे का मानदंड क्या है, मापदंड नहीं मानदंड, क्राइटेरिया क्या है, मतलब कितनी है हमारे देश में एज ऑफ नो गरीबी रेखा की क्राइटेरिया। भारतीय निर्यात के लिए शीर्ष 5 देश, मतलब हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं प्रेजेंट टाइम में, निर्यात कहाँ करते हैं सबसे अधिक। इसके अलावा एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती है। तो यूजुअली जो आप इसको लिखें, थोड़ा सा एग्जांपल भी यदि आप दे सकें तो अच्छी है। जैसे एवनली एयरटेल पेमेंट बैंक एज ऑफ नो एनबीएफसी है,
पेटीएम जो है वो एनबीएफसी में काउंट होता है। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली एनबीएफसी ग्रुप में काम करती हैं। 5 मार्कर में क्वेश्चन दिया है, राष्ट्रीय आय क्या है, इसकी गणना करने की विधियां समझाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम में। भुगतान संतुलन की व्याख्या करें, भारत के लिए बीओपी में सुधार के उपाय बताइए। भुगतान संतुलन का मतलब होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, है ना, तो इसके बारे में आपको लिखना था। और लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं चुनौतियां क्या हैं, हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं। बिकॉज आमतौर पे ये डिस्कशन चलता है कि $5 ट्रिलियन की हम लोग अर्थव्यवस्था प्राप्त करेंगे, हालांकि दैट्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था पाने के लिए हमारा जो ग्रोथ रेट है बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। हालांकि अब तो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा उस हिसाब से, हालांकि सुनने में आया था एक्सटेंड कर दिया गया है, शायद 2027 के लिए शायद एक्सटेंड कर दिया गया है, टू चेक इट आउट वंस अगेन। बट फिर भी दैट्स वेरी चैलेंजिंग टास्क, बिकॉज हमारे देश में प्रेजेंट टाइम में कोविड के बाद में डिमांड जो है उसमें काफ़ी गिरावट आई है, और इसके चलते हमारा जीडीपी भी कहीं ना कहीं उसका ग्रोथ रेट में फॉल आया है। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने होगा। एनीवे, आइए देखते हैं आप लोगों ने क्या क्या आंसर लिखे हैं, लेट्स चेक इट आउट। तो पहला आंसर हमारे सामने है, ई नैम योजना क्या है। ओके, लिखा है आपने केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ की गई ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट योजना, ई नैम। ओके, किसानों को अपनी फसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर विक्रय करने की योजना है। ग्रेट पॉइंट। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट तो ऑब्वियस बात है, ऑनलाइन आप सेल कर सकते हो, है ना, मतलब पहले से आप बुक कर सकते हो सेल करने के लिए, है ना। बहुत अच्छा, बढ़िया, वंडरफुल। जीएसटी क्या है, वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जिसमें उत्पादक के अलावा उपभोक्ता को भी कर देना पड़ता है। नहीं, वस्तु एवं सेवा कर में जीएसटी जो होती है ना, इसमें जो कर देना होता है वो बेसिकली उपभोक्ता को ही देना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, जीएसटी जब भी आपको कोई सामान दिया जाता है तो आपसे जीएसटी ऐड करके दिया जाता है, तो बेसिकली उपभोक्ता ही बेसिकली जीएसटी पे कर रहा होता है ना। तो आप इसमें कोट कर सकते हैं कि यहाँ पर जीएसटी जो है उपभोक्ता को ही देना होता है ना। यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। क्यों, फाइन। आप चाहें तो इसमें स्लैब बता सकते हैं, कौन कौन से स्लैब हैं प्रेजेंट टाइम में, या 1-2 प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हैं कि इसमें कितना स्लैब चल रहा है भारत में। गरीब, इसमें ये बता सकते हैं आप कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें जीएसटी, वो जीएसटी के दायरे में नहीं आता, ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, इनकेस 5 मार्कर पूछा आता है तो, है ना। भारत में गरीबी रेखा से नीचे का मानदंड क्या है। तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट अनुसार शहरों में 32 रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 27 रुपये प्रतिदिन व्यय करने वाले व्यक्तियों को गरीबी रेखा के से नीचे का मानदंड है, गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है, आप ऐसे लिख सकते हो। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपको पता होना चाहिए, जो ध्यान रखना है, व्यय करने वाले व्यक्तियों को। तो जो क्राइटेरिया है वो व्यय है, एक्सपेंडिचर लिमिट है, नॉट लाइक इनकम लिमिट, क्योंकि इसको पहले मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से कि जो इनकम है वो तो वेरी कर सकती है, लेकिन एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट लगभग सेम रहता है। क्योंकि मान लो इनकम क्यों वेरी करता है, बिकॉज मान लो आपसे 10 दिन आपके पास नौकरी है, 10 दिन आपके पास नौकरी नहीं है, तो वो तो बहुत ऊपर डाउन हो जाता है, अप डाउन हो जाता है। लेकिन व्यय, आप रोटी सब्जी खाना पीना जो खाते हो लगभग डेली सेम रूटीन पे खाते हो, तो उस कंडीशन में देखा है तो व्यय में कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। मतलब बहुत रॉयल फैमिली की बात नहीं कर रहे हैं कि आप बहुत रॉयल फैमिली के हो तो भाई किसी दिन आप पार्टी करने चले गए हफ्ते में एक बार वीकेंड में, तो वहाँ पे आपने 10-20 हज़ार रुपये खर्च कर दिया। दैट्स नॉट लाइक दैट, उसकी बात नहीं हो रही है। एक नॉर्मल फैमिली की बात हो रही है जो बहुत ही ज़्यादा वेल एडवांस नहीं होते, है ना। तो तेंदुलकर कमेटी की रिपोर्ट याद रखिएगा, इस कमेटी की रिपोर्ट को आप जरूर कोड करें, बिकॉज प्रेजेंट टाइम इसी कमेटी की रिकमेंडेशन को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। हालांकि रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन बाद में आई थी, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा लिमिट बढ़ा दिया गया था पॉवर्टी लाइन की, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया था। क्यों, बिकॉज यदि रंगराजन कमेटी की रिपोर्ट आप मानोगे तो बहुत सारे लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाएंगे और गवर्नमेंट को फिर सब्सिडी अच्छी खासी पे करनी पड़ेगी, एंड दैट्स वाई गवर्नमेंट ने रंगराजन कमेटी की रिकमेंडेशन को नहीं माना। तो याद रखिए, अभी भी तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को ही हम लोग फॉलो करते हैं। एनीवे, आगे चलते हैं। भारतीय निर्यात के लिए शीर्ष 5 देश कौन से हैं। भारतीय निर्यात करने वाले देशों में शीर्ष 5 देश हैं, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। निर्यात, भारत का निर्यात कहाँ होता है, तो चीन बेसिकली यहाँ पर टॉप में देखना पड़ेगा। आई थिंक यूएस है इसमें फर्स्ट नंबर पे, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, है ना, प्लीज चेक इट वंस अगेन। इसमें थोड़ा डिस्प्यूट है थोड़ा सा, है ना, एक बार चेक कर लीजिएगा। क्योंकि आयात में तो हम चीन से ज़्यादा करते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन निर्यात में आई थिंक चीन नहीं आता टॉप में, ये आई थिंक यूएस है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का मुख्य कार्य जमा को स्वीकारना, ऋण प्रदान करना आदि प्रमुख है। ओके, किंतु बैंक नगद निकासी कार्य नहीं करते।
मतलब ये बैंक बेसिकली चेक इशू नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली इनको बैंकों का एनबीएफसी का लाइसेंस तो मिलता है, बट दे आर नॉट फुली बैंक, मतलब प्रॉपर तरीके से बैंक नहीं है। तो यहाँ पे जब आप ऐसी चीज़ों को लिखें तो आप ये भी हल्का लिख दें कि एग्जाम्पल क्या है। तो इसमें आप पेटीएम को आप कर सकते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक है उसको आप कोड कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ों को आप कोड भी प्रॉपर तरीके से कर दें, है ना। एग्जाम्पल जरूर कोड करना चाहिए। राष्ट्रीय आय क्या है, ऐसी गणना करने की विधियां समझाई। जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल वस्तु एवं सेवाओं का मौद्रिक उत्पादन राष्ट्रीय आय कहलाता है। ओके फाइन। कुल वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक उत्पादन, ओके, राष्ट्रीय आय कहलाता है। ओके, राष्ट्रीय गणना करने की विधियां हैं। उत्पाद विधि, इसमें कुल उत्पादन की गणना की जाती है। ओके, आय विधि, इसमें कुल वस्तु एवं सेवाओं से आय की गणना की जाती है। व्यय विधि, इस विधि में कुल व्यय की गणना की जाती है। उक्त विधियों से किसी भी देश की राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। और याद रखिए सारी विधियों से अमाउंट भी बराबर ही आता है, ये भी चाहे तो आप कोट कर सकते हैं, बट नहीं, दैट्स फाइन, वंडरफुल। भुगतान संतुलन की व्याख्या करें। भारत के लिए बीओपी के सुधार में उपाय बताइए, सुझाइए। जब विश्व में किसी भी दो देशों के मध्य व्यापार के माध्यम से सामान का आयात निर्यात किया जाता है तो व्यापार को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए भुगतान संतुलन बहुत आवश्यक होता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वंडरफुल। दो देशों के बीच, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपका दूसरे देश के साथ। भारत के द्वारा भुगतान संतुलन के लिए कई सुधार किए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुख है भुगतान को समय किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप करना भी बीओपी के सुधार में पहला भारत है। इसमें ऐसी पॉइंट को लिखे ना, जैसे कि मेन जो हमारा प्रोविजन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन को बेहतर करने का जो तरीका होता है, भुगतान संतुलन का बेस्ट तो ये है कि हमारा आयात निर्यात बिल्कुल बैलेंस रहे, तभी बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। ये कुछ नहीं, एक कह सकते हैं पूरा एक ऑडिट है, जिसमें आप आयात निर्यात दोनों बराबर लगभग होना चाहिए, तब बैलेंस ऑफ पेमेंट माना जाएगा। हमारे देश में भी एज ऑफ नो ऐसा नहीं हो रहा है। हम लोग, कुछ कंट्री ऐसी हैं जिनके साथ में हमारा आयात निर्यात का बैलेंस बहुत खराब है। इस चाइना की बात करें तो वहाँ से हम लोग आयात बहुत ज़्यादा करते हैं, निर्यात तो बहुत कम करते हैं, और उससे बहुत बड़ा गैप है ना। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट को सही करने का तरीका ये है कि हम लोग आयात और निर्यात में प्रॉपर तरीके से बैलेंस रखें। मतलब हम लोग आयात कम करें और निर्यात को बढ़ावा दें। जब निर्यात को बढ़ावा देंगे तो आयात अपने आप, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने आप अच्छा हो जाएगा। सेकेंड चीज, मुद्रा का जो अवमूल्यन होता है ना, मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब यह है कि जो करेंसी होती है, जब उसको आप डिवैल्यू करते हैं, करेंसी को जब क्या करते हैं आप डिवैल्यू करते हैं। जैसे मान लीजिए, सपोज करिए कि आप अभी हमारा 80 रुपए का डॉलर चल रहा है, आई थिंक थोड़ा महंगा ही चल रहा है, बट जो भी है 80 रुपए का मान लीजिए $1 चल रहा है ना। तो यदि आपने करेंसी डिवैल्यू किया, मान लीजिए इसको 100 रुपए का $1 हो गया, करेंसी डिवैल्यू कर दिया, तो उसको आपने डॉलर आपका 100 रुपए का हो गया। तो अभी जैसे मान लीजिए कोई सामान आप इंटरनेशनल लेवल पे बेचने जाते हो, तो मान लीजिए अभी आपका सामान कितने का है, 80 रुपए का है। तो इंटरनेशनल लेवल में जाओगे आप, यूएस में जाएगा वो सामान, तो $1 में बिकेगा। आपने करेंसी डिवैल्यू करवा लिया तो 100 रुपए में $1 हो गया। तो अब वो सामान यूएस में जब बिकेगा तो वो $1 से कम में बिकेगा, क्योंकि करेंसी डिवैल्यू हो गई है, तो आपके सामान कीमत कम हो गई है। तो उस कंडीशन में यहां पर करेंसी डिवैल्यू होने से आपके सामान की जब कीमत कम होती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो आपका सामान क्या करता है, कंपीट करता है, दूसरों के बजाय आपका सामान ज्यादा बिकता है। तो उससे क्या बढ़ता है, आपका निर्यात बढ़ जाता है। हालांकि बहुत ज्यादा डिवैल्यू करना भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि हो सकता है आपका फिर रॉ मटेरियल का खर्चा ना निकले, तो फिर वो दिक्कत जाएगी। लेकिन यस, यदि करेंसी डिवैल्यू करते हैं तो वहां से कहीं ना कहीं निर्यात बढ़ता है, और उसके चलते यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है। तो इन चीजों को आप चाहें तो कोट कर सकते हैं, तो अच्छी बात होगी, है ना। एनीवे, दैट्स फाइन। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं चुनौतियां क्या हैं, हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं। ओके, भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है जो पूंजीवाद और समाजवाद का मिश्रण है। ओके, बहुत अच्छे। इस अर्थव्यवस्था के कारण इसमें कई विशेषताएं हैं, जैसे अर्थव्यवस्था का पूरी तरह पूंजीवाद पर निर्भर न होना। ओके, सामाजिक क्षेत्रों की कंपनियों के द्वारा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है, उदाहरण महारत्न, नवरत्न, मिनी। ओके फाइन। सेवा क्षेत्रों का भारतीय अर्थव्यवस्था में 56% योगदान है, जो दर्शाता है कितनी बड़ी जनसंख्या को काम प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का जो कंट्रीब्यूशन है तो बहुत ज्यादा है, लेकिन सेवा क्षेत्र का जो पॉपुलेशन कितना कंट्रीब्यूट करता है वो थोड़ी लोअर साइड में, इसको आप एक बार चेक करिएगा, है ना।
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र का योगदान 14% है, लेकिन 28% जनसंख्या को रोजगार प्रदान करता है। 28 नहीं है जी, बहुत ज़्यादा है, इसको एक बार देखिएगा, है ना, प्लीज चेक इट वंस अगेन। वर्ष 1991 में किए गए पीपीपी मॉडल, जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार करने का एक महत्वपूर्ण कदम है। ओके फाइन। विशेषताओं में आप थोड़ा सा ये भी लिख सकते हैं। ओके फाइन, आई थिंक 5 पॉइंट आपने लिख दिया, पर्याप्त है। चुनौतियां क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था होने से पूर्ण रूप से सरकार का हस्तक्षेप होना। पूर्ण रूप से हस्तक्षेप नहीं है जी, मतलब हमने कुछ जगह चीज़ों को ईज किया हुआ है। हाँ, कुछ जगह लाइसेंसिंग जरूर कर रखा है, ऐसे कि स्पेशली आबकारी विभाग में लाइसेंसिंग बहुत ज़्यादा है, तो अभी भी जैसे जो ऐसी मदिरा की जो चीज़ें होती हैं उसमें लाइसेंसिंग सिस्टम चलता है, लेकिन बहुत सारी जगहों में हम लोगों ने उसको ओपन कर दिया है ना, तो इस चीज़ को आप कोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण रूप से लिखना ये टर्म सही नहीं रहेगा, है ना, तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि उसमें थोड़ा कम किया जाना चाहिए, है ना। निवेश को बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों कठोर होना, पीपीपी मॉडल का सही उपयोग नहीं होने से विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए कोई उचित कदम ना उठाना, बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना में कमी। इसमें हल्का सा जो चुनौतियों में लिखिए तो यहाँ पे ऐसे पॉइंट आप ले सकते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है और संरचना जिसे बोलते हैं, उसमें कमी होने के कारण जो है इंडस्ट्रीज का जो निर्माण है, कंपनियों का जो निर्माण है, उसमें दिक्कतें आती हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो वहाँ पे कंपनी कैसे बनेगी? दैट्स बिग चैलेंज, है ना। इंटरकनेक्टिविटी नहीं होती प्रॉपर तरीके से। जैसे आप कहो, यदि बात करो कि बेंगलुरु जो है वहाँ पे बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है ना, लेकिन वही चीज़ आप बोलो कि बेंगलुरु जैसी जो कंपनीज हैं जो बनी हुई हैं वो अलीराजपुर में बन जाए आके, इधर पॉसिबल? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? बिकॉज यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है ना, तो यहाँ पे इतने सारे प्रॉपर तरीके से कॉलेजेस हैं कि वहाँ पे मैन पावर प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा, ना तो यहाँ पे ऐसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से बना हुआ है जहाँ पे कंपनी सेटअप किया सकें, ना तो प्रॉपर इंटरलिंकिंग है, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो इन चीज़ों को आप अपने आंसर में कोट कर सकते हैं कि जो चुनौतियाँ होती हैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, तो उस चीज़ को भी आप चाहे तो अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। इसके अलावा यहाँ पे चुनौतियों में आप ये भी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ बेरोजगारी की समस्या है, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है ना, तो ये चीज़ को भी आप कोट कर सकते हैं। गरीबी काफ़ी ज़्यादा है, ये भी तो चुनौती है हमारे सामने। गरीबी ज़्यादा होगी तो आपको बहुत ज़्यादा सब्सिडी पे करना पड़ेगा, और सब्सिडी पे करने के कारण जो पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च होना चाहिए वो हम लोग सब्सिडी पे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें कुछ ऐसे मैकेनिज्म बनानी चाहिए कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बढ़ाई जाए। तो आई थिंक वहाँ पे आपको सब्सिडी भी कम देना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचिए, एक कॉमन सेंस की बात है कि हमारे मध्य प्रदेश में एक ऐसी स्कीम चलाई जाती है जहाँ पे हर एक महिला को 1,000 रुपये हर महीने देने की बात की गई, वो उसको 3,000 रुपये तक बढ़ाया जाएगा। अब 3,000 रुपये एक महिला को दिया जाएगा, और हमारे यहाँ जो उस स्कीम में जो अभी फाइंड आउट किया गया है कितने लोगों को दिया जाएगा, तो लगभग 1.5 करोड़ फैमिलीज को दिया, 1.5 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा। कितना? 3,000 रुपये महीने, मतलब 12 3 36, अभी तो 1,000 है लेकिन उसको बढ़ा के 3,000 करना है, 1,250 तो भी हो गया है शायद। तो 3,000 रुपये 12 3 36, 36,000 रुपये एक महिला को दिया जाएगा एक साल में, मतलब 1.5 करोड़ महिलाओं को 36,000 रुपये दिया जाएगा। तो यदि आप टैली करेंगे कितना एक साल में दिया जाएगा, तो क्या हो गया, एक प्रकार का सब्सिडी हो गया। तो ऐसे यदि पैसे दिए जाते हैं तो वो पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो लगने थे वो कहाँ चले गए, वो हम लोगों ने सब्सिडी में दे दिए। तो पॉवर्टी कम करने का फायदा ये होता है कि आपको फिर इस तरह सब्सिडी नहीं देनी पड़ती है। तो आप इस चीज़ को इंटरलिंक कर सकते हैं कि यदि गरीबी कम किया जाए तो कहीं ना कहीं जो पैसे हमारे सब्सिडी में खर्च हो रहे हैं तो वो पैसे हम सब्सिडी से बचा सकते हैं, और उसको इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा के लोगों के लिए बेहतर इंप्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। इन पॉइंट को भी कोट किया सकता है ना। भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए वर्ष 1991 में किए गए उदारीकरण नीति का उपयोग किया गया, जिसमें विश्व के कोई भी देश की कंपनी हमारे यहाँ अपना उद्योग स्थापित कर सकती है और अपना उत्पादन, जिससे कंपनी का विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुँचाने में अपना योगदान प्रदान कर सकती है। हाल ही के समय भारत में FDI को कई क्षेत्रों में निवेश की छूट दी गई है, और सैमसंग, कोकोला, एप्पल जैसे कि, इसको थोड़ा सा पॉइंट के फॉर्म में लिखिए कि $5 ट्रिलियन में क्या क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तो उसको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर के पॉइंट बल्कि आप थोड़ा बहुत कम कर दीजिए, उसमें थोड़ा सा कमी ला दीजिए, है ना। यही बैलेंस होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा बैलेंसिंग करने के लिए आपको थोड़ा सा इससे फिल्टर करना होगा। ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप उपाय सुझाते हो, उपाय सुझाने वाला जो एरिया है ना वो थोड़ी सी बड़ा रखिए हमेशा। उससे क्या होता है कि एग्जामिनर का जो ध्यान है उस पर जाता है, क्योंकि चुनौतियाँ ठीक है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, विशेषताओं में भी हल्का कम कर सकते हैं, लेकिन जो उपाय आप सुझा रहे हो उसको जरूर थोड़े अच्छे से लिखो, तो उसका कई बार बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिखें, क्योंकि कंटेंट तो ऑलरेडी आपके पास बहुत सारा है, तो इसको थोड़ा सा पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे तो बेहतर होगा। जैसे FDI को हम प्रमोट कर रहे हैं, FDI हम लोग कई जगहों में ईज कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि आप यहाँ भी FDI ला सकते हो।
जैसे आपने इसे प्रॉपर तरीके से लिखा, यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयमेंट को बेहतर करने के लिए भी आप सुझाव दे सकते हैं कि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग कराई जाए प्रॉपर तरीके से। सरकार क्या प्रयास कर रही है उसको भी आप हल्का सा अपने आंसर में कोट कर सकते हैं, तो अच्छी बात होगी, है ना। एनीवे दैट्स फाइन, वंडरफुल, कीप डूइंग दैट थिंग। चलिए अगला आंसर हम देखते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट वन। ओके, ई नैम योजना क्या है? राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, ओके, जो कृषि उपज के लिए मौजूद एपीएमसी मंडियों को एकीकृत करता है। लॉन्च ये ई नैम है, ई मतलब ऑनलाइन, तो इस चीज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। हालांकि पॉइंट आपने लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उस चीज़ को थोड़ा सा एक्सोरेट किया जाए। हालांकि पॉइंट आपने लेवल सही लिख दिया है, लेकिन थोड़ी सी ई नैम के बारे में ही प्रॉपर तरीके से लिखें तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। ई नैम को थोड़ा सा यहाँ पे ओपन कर दीजिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो थोड़ा सा उससे अच्छा लुक आता है, ठीक है। बाकी आपने पॉइंट अच्छे लिखे हैं कि एपीएमसी मंडी को एकीकृत करता है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। जीएसटी क्या है? जीएसटी भारत में 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा लागू अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। जीएसटी दिवस, जीएसटी दिवस की बजाय हल्का इसे बताएं जीएसटी है क्या, है ना। जीएसटी के बारे में प्रॉपर तरीके से बताएं कि जीएसटी क्या है, वस्तु एवं सेवा कर क्या है, कुछ भी बता दीजिए आप। एक देश एक कर व्यवस्था है, आप ये कह सकते हैं, या आप बता सकते हैं कि जीएसटी किस पे लगता है, क्योंकि इसमें उपभोक्ताओं को जीएसटी पे करना पड़ता है, या जीएसटी का स्लैब क्या है, कुछ भी ऐसा बता दीजिए तो अच्छा रहेगा, है ना। भारत में गरीबी रेखा के नीचे का मानदंड क्या है? तेंदुलकर समिति 2009 ने गरीबी रेखा, हाँ तेंदुलकर समिति, बहुत अच्छा, आपने तेंदुलकर समिति को कोट किया है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए 816 रुपये प्रति माह निर्धारित किया। रिपोर्ट के अनुसार 21.9% लोग इस श्रेणी में आते हैं। देखिए यहाँ पे शहरी और ग्रामीण का अलग अलग था, तो इस चीज़ को विशेष ध्यान रखें कि शहरी का जो है वो अलग है, ग्रामीण का अलग है, तो इन दोनों को आप कोट कर सकते हैं। प्रति माह कोट कर सकते हैं, पर डे वाला भी कोट कर सकते हैं, लेकिन याद रहे यहाँ पर ये जो पैसा आप लिख रहे हैं ये व्यय के लिए है, एक्सपेंडिचर का है, इनकम क्राइटेरिया नहीं होती। क्वेश्चन पूछा भी आता है एग्जाम में कि हमारे यहाँ जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है वो क्राइटेरिया इनकम होती है, आय होती है, व्यय होती है, तो आप याद रखिए वो हमेशा व्यय होती है। प्लीज डू रिमेंबर दिस वर्ड, ठीक है। इस पॉइंट को जरूर आप कोट करें व्यय के हिसाब से। भारत निर्यात के लिए शीर्ष 5 देश, भारत निर्यात करने वाले निर्यात वाले 5 शीर्ष देश हैं। अमेरिका एग्जैक्टली, अमेरिका इज द फर्स्ट रैंक, गुड पॉइंट। संयुक्त अरब अमीरात, ओके, चीन तीसरे नंबर पे, हांगकांग है, फिर बांग्लादेश, ओके। हाल ही में भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य एफटीए पर हस्ताक्षर हुआ, ओके फाइन, दैट्स गुड वन। एनबीएफसी क्या है? एनबीएफसी वे वित्तीय संस्थाएं हैं जो विभिन्न बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, परंतु यह बैंक लाइसेंस धारण नहीं करते। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, दैट्स वंडरफुल। इसमें आप हल्का सा एग्जांपल लिख दीजिए एक दो, जैसे आपके पास स्पेस है, जैसे पेटीएम आप लिख सकते हो, एयरटेल पेमेंट बैंक लिख सकते हो, समथिंग लाइक दैट, है ना। राष्ट्रीय आय क्या है? इसकी गणना करने की विधियां क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को राष्ट्रीय आय कहते हैं। बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। एक निश्चित वित्तीय वर्ष में, पहली बात ये पॉइंट है, और दूसरा अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मूल्यों को, है ना, लास्ट। बहुत अच्छा, साइमन कुजनेट, हाँ बहुत अच्छे, साइमन कुजनेट्स को आपने कोट किया है। इस पे एक बार मेंस में क्वेश्चन भी पूछा गया था, आई थिंक साइमन कुजनेट को पूछा भी गया था। एनीवे गणना विधियां जो हैं, आय विधि है, एक वित्तीय वर्ष में देश के निवासियों द्वारा अर्जित आय, ओके। व्यय विधि है, एक लेखा वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं को खरीदने के लिए किए गए व्यय के रूप में। अन्य विधि है उत्पादन, ओके। तीनों विधि आपने लिख दिया, बहुत अच्छा। स्पेस कम है तो आपने कोट कर दिया, वंडरफुल। भुगतान संतुलन की व्याख्या करें। भारत के लिए बीओपी में सुधार के उपाय सुझाइए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार एक निश्चित अवधि में संबंधित देश के निवासियों के बीच समस्त आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है, ओके फाइन। सुधार हेतु उपाय है रुपए का, ओह दैट्स वंडरफुल, रुपए का अवमूल्यन आपने कोट किया इसमें। अवमूल्यन आयात की घरेलू मूल्य को बढ़ाता है, वह निर्यात की विदेशी कीमत को कम करता है। देखिए रुपए का अवमूल्यन जब आप करते हैं तो उसमें इस पॉइंट को लिखने के बजाय आप ये लिखिए बीओपी में कैसे बेनिफिट देता है, तो आप लिख सकते हैं रुपए के अवमूल्यन से हमारे देश का जो प्रोडक्ट होता है वो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट होती है वहां पर क्या करता है, कंपीट करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, और इससे हमारा निर्यात बढ़ जाता है। तो आप हल्का सा ये पॉइंट को कर सकते हैं। इसको हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि कैसे रुपए के मूल्य से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो इस चीज़ को आप थोड़ी ध्यान रखें। सख्त मौद्रिक नीति में क्या लिखा आपने? बैंक ऋण की लागत बढ़ाकर और ऋण की उपलब्धता को सीमित करके, ओके फाइन।
अन्य विदेशी ऋण, निर्यात सब्सिडी आदि। ओके फाइन। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं चुनौतियां क्या हैं? हम $5 का लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं खुली अर्थव्यवस्था, बहुत अच्छा, हमारी अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है। 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य संसाधनों के मुक्त आवागमन क्या आता है, अर्थात भारत एक खुली अर्थव्यवस्था है, गुड पॉइंट। कृषि योगदान है, भारत की कुल आबादी का 60% जनसंख्या कृषि कार्यों में सम्मिलित है, अतः भारत की कुल जीडीपी में 17% का योगदान देती है। ओके फाइन। अब इसमें थोड़ा बहुत कुछ जगह 14% भी लिखा रहता है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स को जब आप हटा देते हो उसमें, तो फिर चूंकि जो जीडीपी है उसे प्राइमरी सेक्टर में, कुछ माइनिंग सेक्टर भी कुछ जगह ऐड किया आता है, लेकिन हालांकि माइनिंग को सेकेंडरी में डाल दिया गया है। बैंकिंग सुविधाओं का विकास, भारत में 1949 व 1969 में भारतीय बैंकों के राष्ट्रीयकरण से ही बैंकिंग प्रणाली में ने अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाई है। योजनाओं व नीतियों के उचित क्रियान्वयन के साथ ही वित्तीय समावेशन भी बढ़ा है। ओके। प्रति व्यक्ति आय में लिखा है हमने, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रति व्यक्ति आय में लगातार बढ़ोतरी हो रही है वर्तमान में के अनुसार। ओके फाइन, वंडरफुल। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष विद्यमान चुनौतियां, तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद बेरोजगारी विद्यमान, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। उचित स्तर पर सड़क, रेलवे, बंदरगाह, पानी, बिजली सुविधा व अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी, ये बड़ा बढ़िया पॉइंट है। अभी भी अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी है वो बड़ा चैलेंज हमारे सामने है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण बेसिकली जो नई नई कंपनीज का फॉर्मेशन होता है उसमें बड़ी दिक्कतें आती हैं, है ना। अवसंरचनात्मक ढांचे की कमी का ये भी है कि हम जहाँ बैठे हुए हैं यहाँ पर अभी ब्रॉडबैंड में प्रॉपर तरीके से दिक्कत आ रही है, क्योंकि बहुत सारे ब्रॉडबैंड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये भी अवसंरचना की एक बड़ी कमी देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पे यदि बहुत सारे एयरटेल का भी होता है, जियो फाइबर भी होता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएसएनएल भी अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करता। तो अवसंरचनात्मक कमी ये भी एक देखने के लिए मिलता है कि जब हर जगह प्रॉपर तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है। गरीबी, भुखमरी, वैश्विक भुखमरी सूचकांक तो 107वें स्थान पे है। कुपोषण, ओके। अशिक्षा की कमी, ओके। अर्थव्यवस्था में महिलाओं की केवल 8% भूमिका, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मानव संसाधन की कमी, भ्रष्टाचार में वृद्धि, बहुत अच्छा, वंडरफुल। हाल ही में वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में वर्ष 2024 तक देश की अर्थव्यवस्था $5 बढ़ाने की बात कही है। 2024 तक, इसको एक बार चेक करेगा, शायद 2027 कर दिया है, शायद 2026 2027 कर दिया है, इसको एक बार चेक करेगा, शायद इसको इम्प्रूव कर दिया गया है। चूंकि 2018 में ये अनाउंसमेंट किया गया था कि 2023-24 तक हम लोग इसको पहुंचा देंगे, 2024 तक पहुंचा देंगे, लेकिन अब थोड़ा चेंज हो गया है, तो इसको एक बार चेक करेगा, है ना, वापस से। 5 लक्ष्य को हासिल करने हेतु भारत को 8% की दर से बढ़ने की आवश्यकता है। ओके। निवेश तथा बचत में वृद्धि करके एवं उत्पादन व मांग को बढ़ाकर तीव्र आर्थिक वृद्धि को बढ़ाया सकता है। निवेश तथा बचत वृद्धि करके, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। निवेश का मतलब इन्वेस्टमेंट, बचत करोगे तो निवेश करोगे, सिंपल सी बात है। और उत्पादन व मांग को बढ़ाकर, बहुत अच्छा पॉइंट है। इसे तो भारतीय प्रयास, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2022, ओके। स्टडी इन इंडिया के तहत निजी उच्च शिक्षा को बढ़ावा देना, एफडीआई बढ़ाने के प्रयास, सार्वजनिक निजी भागीदारी, बहुत अच्छा। बैंकिंग व्यवस्था विस्तार, बहुत अच्छा पॉइंट है, वंडरफुल आंसर, गेट जॉब, बहुत बढ़िया आंसर है जी, बहुत प्यारा आंसर, गेट जॉब, कीप डूइंग। चलिए अगले आंसर देखते हैं, लेट्स गेट द नेक्स्ट वन। अगले आंसर हमारे सामने है, ई नाम योजना क्या है? ई नाम योजना एक ऑनलाइन पोर्टल द्वारा फसल बिकवाली का काम किसानों द्वारा किया जाता है, बहुत अच्छा। आरंभ में जो है बता दिया हमने, कृषि मंत्रालय द्वारा, बहुत अच्छे। जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है जिसका मुख्य उद्देश्य भारतीय बाजार को एकीकृत करना है तथा सारे राष्ट्र के लिए एक कर के रूप में कार्य करेगा। हाँ, एक देश एक कर, ये आप कोट कर सकते हैं, लेकिन यहां पर एक हल्का सी कोट कर सकते हैं। जीएसटी में जैसे स्लैब क्या है उसको आप हल्का कोट कर सकते हैं ना, तो ये थोड़ा सा कोट कर दिया तो बेनिफिट मिलता है थोड़ा सा। भारत में गरीबी रेखा के नीचे का मापदंड क्या है? भारत में गरीबी रेखा के माप हेतु निरपेक्ष ओके प्रयोग किया जाता है, जिसमें इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन जस्ट होल्ड ऑन, ये 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी का जो नियम था पुराना था, है ना, जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, लेकिन अब वो बदल गया है। अब हम लोग कैलोरी के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण नहीं करते हैं, है ना। अब हमारा जो गरीबी रेखा का निर्धारण होता है वो किस पे होता है? व्यय के आधार पर होता है। कैसे होता है? व्यय के आधार पर होता है। तो प्रेजेंट टाइम में तेंदुलकर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस हैं उसको हम लोग मानते हैं। 27 रुपये प्रतिदिन जो आप खर्चा करते हो यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हो, और 32 रुपये प्रतिदिन यदि आप शहरी क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई कर दीजिएगा, है ना, प्लीज डू रिमेंबर दिस वन। ये पुराना वाला था, हालांकि एनसीईआरटी में अभी उसको मॉडिफाई नहीं किया है कि प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, लेकिन उस चीज़ को आप थोड़ी देख लीजिएगा, ठीक है। भारतीय निर्यात के 5 शीर्ष देश, इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका,
यूएई, चीन बहुत अच्छा, सिंगापुर, सऊदी अरेबिया, वंडरफुल। एनबीएफसी क्या है? वे गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान व कंपनी जिनके पास पूर्ण बैंक लाइसेंस नहीं होता है, एनबीएफसी कहलाते हैं। थोड़ा एग्जांपल आप लोग दीजिए प्रॉपर तरीके से, मतलब वो बाकी बैंक जैसे कार्य करते हैं लेकिन उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। हल्का से इसमें कोड कर दें प्रॉपर तरीके से, जैसे पेटीएम वगैरह को, है ना। एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे कोड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय क्या है, इसी गणना करने की विधियां समझाइए। किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। ओके, राष्ट्रीय आय गणना की विधि है आय विधि, उत्पाद विधि, व्यय विधि और ओके वंडरफुल विधि। भुगतान संतुलन की व्याख्या करें। भारत के लिए भुगतान संतुलन के सुधार के उपाय बताइए। एक निश्चित समय में शेष विश्व के साथ देश के आर्थिक व्यवहार को भुगतान संतुलन कहा जाता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। भुगतान संतुलन में सुधार के उपाय निम्न है। आयात नियंत्रण किया जाना चाहिए, आयात नियंत्रण किया जाना चाहिए, गुड पॉइंट। निर्यात को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, बहुत अच्छा पॉइंट है। विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करना चाहिए, ओके। अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन करना चाहिए। हाँ, मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करना चाहिए, इसको भी थोड़ा सा आप हल्का बताइएगा कि मुद्रा के अवमूल्यन से क्या फर्क पड़ता है। इसको यदि आप कोड कर सके तो काफ़ी अच्छी बात होगी, है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या है? हम $5 ट्रिलियन का लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था सरल शब्दों में उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश के या क्षेत्र विशेष विद्यमान आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत रूप है। ओके, प्रत्येक देश की राजनीतिक सामाजिक स्थिति के अनुसार वहां की अर्थव्यवस्था का स्वरूप परिलक्षित होता है, तो उसकी कंपनी उसकी अपनी विशेषता और विशेषता होती है जो कि उस देश को अन्य देशों से अलग करती है। ओके फाइन, इसको बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, बट एनीवे दैट्स फाइन। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उनके सामाजिक स्वरूप उसकी स्थिति को दिखाती है। इसमें कई बार सामाजिक आ रहा है जी। इसी तरह भारतीय व्यवस्था की भी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं। ओके फाइन, इसमें हमें विशेष ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए आपको विशेषता पूछी गई है। ओके, यहाँ पे एक चीज़ आपने मिस कर दिया, विशेषता के साथ में आपको यहाँ पे चैलेंजेस भी लिखने थे, विशेषता के साथ में आपको चुनौतियाँ भी लिखनी है, तो आपने इस पॉइंट को मिस कर दिया है ना। तो कहाँ गया, दिस वन, ओके दिस वन। तो विशेषता के साथ चुनौतियाँ लिखना है। तो जब आपको विशेषता और चुनौतियाँ दोनों लिखनी होती है तो यहाँ पे प्रयास करें विशेषता पहले पेज में किसी तरह से कंप्लीट कर दें, फिर दूसरे पेज में चुनौतियाँ लिखें। तो हल्का सी इस तरह से हल्का सा कंपार्टमेंटलाइजेशन भी आप हल्का कर लें तो अच्छा रहेगा, है ना। औद्योगिक पिछड़ापन, ओके भारत में, ओके औद्योगिक पिछड़ापन हमने कोट कर दिया। प्रति व्यक्ति निम्न आय, ओके पूंजी का भाव, तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आपने मिक्स कर दिया है। ओके फाइन, इनको अलग अलग रखिए। विशेषताओं में क्या होता है कि थोड़ा सा मोस्टली हम पॉजिटिव चीज़ों को भी कोट करते हैं और जो चैलेंजेस होते हैं उसमें हम नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा कोट करते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा कंपार्टमेंटाइजेशन हल्का कर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। बाकी पॉइंट आपके अच्छे हैं तो इसमें थोड़ा सा हल्का सा कंपार्टमेंटाइजेशन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, है ना। राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण आर्थिक विषमता क्षेत्रवार दिखाई देती है। ये जो टर्म है ना राजनीतिक इच्छा शक्ति, इसको लिखने से बचा करिए, क्योंकि यहाँ पे इच्छा शक्ति में हम लोग किसी एक पर्टिकुलर को हम लोग उसको बहुत ज़्यादा निगेट करने लग जाते हैं। तो इस टर्म को लिखने से बचिए। बल्कि आप ये कह सकते हैं कि कई बार कुछ विशेष क्षेत्रों में जब हम प्रायोरिटाइज करते हैं, मतलब इसको प्रायोरिटी टर्म इस्तेमाल करें, तो कई बार हम बाकी चीज़ों में उतना ध्यान नहीं दे पाते। हल्का से इस तरह से आप लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना। भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लक्ष्य पाने में कुछ चुनौतियाँ हैं। चुनौतियां हैं फिर भी हम 5 ओके कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ओके फाइन, समावेशी विकास पर ध्यान केंद्रित करना, प्रौद्योगिकी सक्षम विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, निवेश को प्रोत्साहित करना, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु मुद्दों को ध्यान में रखकर नियम बनाना। इसमें आप इन चीज़ों को भी लिखें। अवसंरचना का विकास जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो आपने टर्म आप जानते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड, उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। तो यदि उसमें प्रॉपर तरीके से हम अपने लोगों को ट्रेंड कर दें तो वो भी हमारी अर्थव्यवस्था को अचानक से बूस्ट कर देगा, क्योंकि हमारे जैसे बहुत सारा पॉपुलेशन है जो ट्रेंड नहीं है। हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ट्रेंड ना होने के कारण जो है वो एक असेट बनने की बजाय लायबिलिटी बन जाता है, मतलब वो हमारे लिए फायदा करने की बजाय नुकसान बन जाता है। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट को भी आप कोट करें प्रॉपर तरीके से, आप सभी लोग कोट करें, क्योंकि किसी को नहीं अभी तक कोट नहीं किया डेमोग्राफिक डिविडेंड को, तो इसको भी प्रॉपर तरीके से आप कोट करें, है ना। एनीवे दैट्स फाइन, कीप डूइंग। बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया प्रयास है, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। अगला आंसर हमारे सामने है। ई नाम योजना क्या है? शुरुआत हमने अप्रैल 2016 में किया। राष्ट्रीय कृषि बाजार एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक, इसमें हल्का सा ई नाम का फुल फॉर्म लिख दीजिए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है,
इसमें आप ऑनलाइन अपने सामानों की बिकवाली करते हैं, सिंपल सा चीज़ लिखिए, वंडरफुल, इतने से काम चल जाएगा। शुरुआत तो आपने बता ही दिया। अच्छा लिखा है यहाँ पे, ओके वंडरफुल। जीएसटी क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं पर लगाया जाने वाला कर। ओके, प्रारंभ हमने बता दिया। प्रकार, गरीब रेखा का जो मापदंड है उसमें हमें जो लिखना है उसमें बेसिकली रिपोर्ट से लिखा जाए ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज यहाँ पे क्राइटेरिया पूछा गया था। तो क्राइटेरिया में बेसिकली आपको ये लिखना होता है कि भाई प्रेजेंट टाइम में कितना चल रहा है ना। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप कोट करें। आप तेंदुलकर कमेटी को ही प्रयास करें कोट करें, हालांकि रंगराजन कमेटी रिसेंट कमेटी है, लेकिन आप तेंदुलकर कमेटी को जरूर कोट करें, बिकॉज तेंदुलकर कमेटी की रिकमेंडेशन को ही हम लोग एज ऑफ नाउ अडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इवनली जो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो वर्ल्ड बैंक का भी जो है वो पर्जिंग पॉपुलैरिटी के हिसाब से है, तो वो जाके फिर तेंदुलकर कमेटी के आसपास ही मतलब फ्लोट करता है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखें, ठीक है। चलिए, भारत निर्यात के लिए शीर्ष 5 देश कौन से हैं? यूएसए, ओके, चीन, यूएई, ब्रिटेन, रूस। इसमें थोड़ा आगे पीछे कई बार हो जाता है, एनीवे दैट्स फाइन। एनबीएफसी क्या है? वे बैंक जो बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है, बैंकों के समान वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। इसमें एक चीज़ आप लोग कोट कर सकते हैं कि एनबीएफसी को बेसिकली चेक इशू करने का भी अधिकार नहीं होता है, तो इन चीज़ों को भी कोट कर सकते हैं, बल्कि कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत है। फाइन, वंडरफुल। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, ओके, ये क्वेश्चन था राष्ट्रीय आय गणना पे। देश की आर्थिक सीमा के भीतर तथा देशवासियों द्वारा एक वित्तीय वर्ष में अर्थव्यवस्था में उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अंतिम मौद्रिक मूल्य, वंडरफुल। राष्ट्रीय आय गणना बता दिया हमने, आय विधि है, ओके। उत्पादन साधनों की सेवाओं बदले जो प्रतिफल दिया जाता है, व्यय विधि होगी हमारी, उपभोग और, ओके, उत्पादन विधि हो गई हमारी, ओके फाइन। अगले क्वेश्चन हमारा क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट पे है ना। यह एक वित्तीय वर्ष में राष्ट्र और शेष विश्व के भीतर, हाँ बहुत अच्छा, शेष विश्व के भीतर वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात आयात के बाद होने वाले सभी लेन देन का विवरण होता है। ये एक व्यवस्थित रिकॉर्ड है। भारतीय भुगतान संतुलन के उपाय, आयातों को कम करना जिससे विदेशी मुद्रा का संचय, ओके, संचय, बहुत अच्छा। निर्यातों में वृद्धि कर विदेशी मुद्रा अर्जित करना, मुद्रा का उन्मूलन कर निर्यात में वृद्धि, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, वंडरफुल पॉइंट। मुद्रा का उन्मूलन करने का जो मेन एजेंडा होता है वही होता है कि निर्यात में हम वृद्धि करें, है ना। और जनसंख्या वृद्धि दर का नियंत्रण, ओके, 10 ऑफ फाइन। हालांकि इसमें 10 फाइन कंप्लीटली ओके। हालांकि जनसंख्या वृद्धि का बहुत ज़्यादा उससे मतलब नहीं होता है। जनसंख्या वृद्धि एज ऑफ नाउ हम लोग अलग तरीके से लेते हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन है, तो कहीं ना कहीं ये अच्छा माना जाता है। ये अलग बात है, हम उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है वो ट्रेंड नहीं है जिस तरह से होना चाहिए था। ये तो ट्रेंड हो जाए ना तो वर्किंग एज पॉपुलेशन ही इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकता है कि हमारी अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है, लेकिन अभी वो हो नहीं पा रहा है। अभी एज ऑफ नो यदि हम देखें प्रेजेंट टाइम में तो बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर चल रहा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉपर तरीके से बनाया नहीं गया है। जो हमारे कोर्सेज होते हैं जैसे इंजीनियरिंग वगैरह में, तो वहाँ पे अभी उसको प्रॉपर तरीके से अपडेट नहीं किया गया है। उसमें कोर्स के दौरान उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसे क्रिएट करना चाहिए वो भी प्रॉपर तरीके से ट्रेन नहीं किया जा रहा। तो इसके कारण इंजीनियरिंग में झुकाव भी बच्चों कहीं ना कहीं कम हो रहा है। अभी हम देखते हैं बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो खाली रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं एक आने वाले कल में एक समस्या पैदा करेगी कि लोगों का जो झुकाव है, ऐसे जो ट्रेंड एरिया है, जो बहुत ज़्यादा जॉब इंटेंसिव एरिया है, वहाँ पर लोगों का झुकाव कम होता है, तो आने वाले कल में एक बड़ी समस्या पैदा कर सकता है ना। तो ये चीज़ें भी आप हालांकि कोट नहीं करना है, बट इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड जो है एज ऑफ नाउ, उसके चलते हमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में कहने से थोड़ा बचना है, बिकॉज डेमोग्राफिक डिविडेंड एज ऑफ नाउ हमारे पॉजिटिव चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। एनीवे दैट्स फाइन, ओके। अंतिम क्वेश्चन मिस कर दिया आपने, ओके दैट्स फाइन, बस ओके। तो सभी लोग आप लोग आंसर लिखा करें, बिल्कुल मत सोचा करिए कि आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आंसर ज़रूर लिखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। और इन केस आपको नहीं भी पता है तो हल्का सा आप चेक कर लें, ऑनलाइन सोर्सेज देख लें प्रॉपर तरीके से यहाँ वहाँ उस टॉपिक को, तो अपने टॉपिक देख लें और उसके बाद अपने शब्दों में लिखें। तो उससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि आपके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो जाएगी कि हाँ ये टॉपिक तो मैंने लिख लिया है। तो जब आप लास्ट स्टेज में जाओगे ना, ये मतलब मेंस एग्जाम के पहले, तो उस वक्त आपके पास ऑलरेडी पर्याप्त कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ इतने सारे क्वेश्चन तो मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं, तो आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस रहेगा। इसलिए कभी भी क्वेश्चन लिखने से आप
पीछे मत हटिए, सभी लोग क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से लिखें। इनके पास मान लीजिए इन केस आपके पास टाइम नहीं रहा पूरे यूनिट को रिवाइज करने का, तो उसके लिए बहुत अलग से परेशान मत होइए। प्रॉपर तरीके से जो क्वेश्चन दिए गए उनकी आंसर राइटिंग करिए। यदि आप ये लगातार करते ही रह गए तो आप इस चीज़ को यकीन मानिए कि आने वाले टाइम में जब आप मेंस देने जा रहे होंगे तो उस वक्त आपके पास इतना पर्याप्त कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैंने हर एक यूनिट के क्वेश्चंस लिखे हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बूस्ट देता है, मोरल बूस्ट देता है ना। तो चलिए मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड टेक केयर।